गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे जलवायु। जलवायु में अपन ऋतुएं पढ़ रहे थे। ऋतुओं में अपन ने शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन, ये तीनों चीजें पढ़ रही थी। अब है मानसून की वापसी। अब अपन ने कल पढ़ा था मानसून का आगमन कि भारत में मानसून कब प्रवेश करता है। 1 जून से दक्षिणी भाग से प्रवेश करकर 15 जुलाई तक भारत को पार करता है। इससे किन किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और कौन कौन से क्षेत्र सूखे रह जाते हैं और क्यों रह जाते हैं, ये मैंने तुम्हें कल बता दिया था। अब है मानसून की वापसी। अब इसमें देखो कि मानसून वापस जब आता है तो उससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं, कहाँ वर्षा होती है। मानसून के आगमन से बाद में अधिक वर्षा होती है और मानसून की वापसी से कम वर्षा होती है, यह अपन पढ़ेंगे। देखो, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है। अब देखो, इसमें 2 चीजें बताई हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य दक्षिण में मकर रेखा पर चला जाने लग जाता है। तो अब सूर्य दक्षिण में चला जाएगा तो यहाँ पर धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाता है, जिससे कि मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर स्थिर हो जाता है। निम्न दाब वाला क्यों हो जाता है, देखो वार्ता में मैं बना देती हूँ जिससे तुम्हें पता लग जाए। ठीक है ना, ये रफली मैप बना दिया है। अब यह मैंने बताया था, ये बीच में से कर्व रेखा जाती है। अब दक्षिण में जैसे ये पृथ्वी है, इस पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यह मकर रेखा है। मकर रेखा यह है कर्क रेखा। अब ये 23.5 डिग्री पे हैं, ये 23.5 डिग्री, या ऐसे लिख सकते हो आप 23 डिग्री साउथ ये में। ठीक है, अब धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर में, जून में मैंने बताया था मई जून में सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। फिर पृथ्वी घूमती घूमती जब सूर्य के आगे मकर रेखा पर जाने लगता है, तो अब जहां इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर में तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जाने लगता है, तापमान कम हो जाता है और वायु दाब अधिक हो जाता है। अब इसमें देखो, उत्तरी भाग में इसमें बता रखा है, धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। बता दिया ना मैंने कि सूर्य मकर रेखा पर सीधा जाता है ना, तो यहाँ जो उत्तरी भाग है इसमें दाब तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है और तापमान कम होता है। इधर अक्टूबर नवंबर में सर्दियां आ जाते हैं ना अपने यहाँ, तो तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम हो जाएगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, तापमान कम और वायु दाब अधिक। कम तापमान में वायु दाब अधिक रहता है। अब वायु दाब अधिक रहेगा तो कोणों की दिशा मैंने क्या बताई थी, अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाते हैं, मतलब यह है रुक जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर तथा नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल है। मानसून
वापसी होने से आसमान साफ तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। अब अपन ने इसके विपरीत ग्रीष्म ऋतु में पढ़ा था ना, या मानसून जब आता है तो वो जुलाई अगस्त तक अपन ने पढ़ा है, जुलाई तक, तो उसमें तापमान अधिक रहता है दिन का भी, कल ही पढ़ा था ना ये अपन ने। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तित हो जाता है। मानसून की वापसी से आसमान साफ तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है और दिन का तापमान ऊंचे हो जाते हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, आर्द्र का मतलब नमी रहती है उसमें। ऊंचे तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसमें बताया है कि कौन से महीने में बताया, अक्टूबर एवं नवंबर में, कि इसमें कई बार ऐसे जैसे अपने यहाँ उमस होती है ना, इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में भी उमस हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में, आधे अक्टूबर में, विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। उत्तरी भारत में फिर तापमान तेजी से गिरने लगता है क्योंकि ठंड अपने यहाँ अक्टूबर के बाद सुहाना मौसम हो जाता है। अक्टूबर के बाद ठंड शुरू हो जाती है ना दिवाली के बाद में, क्योंकि वो दक्षिणायन जो सूर्य है उसकी स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। अब देखो नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। अब निम्न दाब जो यहाँ था स्थल पर, वो कहाँ हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी में, पानी वाले क्षेत्र में। बंगाल की खाड़ी आए ना, पानी वाले क्षेत्र में वायुदाब अधिक हो जाता है। कब, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। अब अपन ने पहले पढ़ा था ना, उसके विपरीत मौसम हो जाता है। मानसून का आगमन जो अपन ने पढ़ा था उसके विपरीत हो जाता है। जब उत्तरी भारत में अधिक तापमान रहता था, अब दक्षिण भारत में अधिक मिलेगा तापमान, वायुदाब कम मिलेगा, ठीक है ना। अब इससे आगे देखो, जल स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं। अब इस मौसम में विभिन्न प्रकार के चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात में बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है और अंदर की ओर निम्न वायुदाब, ये पवनों की ही दिशा है जो पानी में उत्पन्न होती है। इसमें देखो इस प्रकार से ये पवनें चलती हैं फिर अंदर की ओर, ठीक है ना। निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब बाहर की ओर होता है और निम्न वायुदाब अंदर की ओर। ये पानी में चक्रवात जो तूफान उत्पन्न होते हैं उनका नाम है चक्रवात, ठीक है। जो कहाँ उत्पन्न होते हैं, अक्टूबर नवंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, बंगाल की खाड़ी में, उनमें। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। पूर्वी तट ये है, यहाँ चक्रवात ये उठते हैं ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी तट को ये करते हैं पार और फिर यहाँ पर भारी बारिश होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। जैसे सर्दियों में तूफान नहीं आते हैं, वो इसमें समुद्र में, उसका ही नाम है एक चक्रवात। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जाने माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाब के कारण होती है। कोरोमंडल तट ये, ठीक है। अब इनमें वर्षा यहाँ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाती है। इन क्षेत्रों में यह चक्रवातों के द्वारा वर्षा अधिक होती है, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास उत्पन्न होते हैं। अब इसमें मानसून की वापसी में आपने पढ़ा, अक्टूबर नवंबर में इनकी वापसी होती है जिससे विपरीत स्थिति हो जाती है। उत्तरी भारत का तापमान कम हो जाता है और वायुदाब अधिक हो जाता है। फिर इधर से ये पवनें आती हैं, जैसे इधर से ये पवनें यूं आती है ना, फिर ये पानी में आती हैं, पानी का विपरीत स्वभाव होता है। फिर ये यहाँ से चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ये इधर ये जो पूर्वी तट है अपना भारत का दक्षिण में,
इस पर भारी बारिश करते हैं। ये चक्रवात के रूप में बारिश होती है जिससे जान और माल की अत्यधिक हानि होती है। अब आगे है अपना वर्षा का वितरण। यह तो थी मानसून की वापसी, मानसून का आगमन अपन ने पढ़ लिया था। अब वर्षा का वितरण। अब वर्षा का वितरण भी असमान है भारत में। देखो ये तारीख है भारत में वर्षा का वितरण पढ़ेंगे अपन। इसमें देखो पश्चिम तट एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिम तट कौन सा है? ये है पश्चिम तट, पश्चिमी तट, और ये है पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि मानसून का आगमन होता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा। पश्चिमी घाट पर अपन ने पढ़ा था ना, पश्चिमी तट पर अत्यधिक बारिश होती है। और इधर ये मौसम मैंने बताया था ना आसाम में, मेघालय में, तो इसमें आसाम, मेघालय, इधर नागालैंड, इनमें अत्यधिक बारिश होती, क्योंकि ये नागा मिजोरम जो पहाड़ियां हैं इधर, गारो खासी जयंती पहाड़ियां हैं ना इधर, इनमें उत्तर पूर्वी भाग में, तो यहाँ पर इनमें अत्यधिक बारिश होती है। कितनी बारिश होती है? 400 सेंटीमीटर लगभग बारिश होती है इसमें, ठीक है ना। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी तट और वो पूर्वी पहाड़ियां, गारो खासी जयंती पहाड़ियां हैं, उनसे टकराकर अत्यधिक बारिश होती है। किंतु पश्चिमी राजस्थान में इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब यह है राजस्थान, गुजरात, ये भाग है ना पश्चिम भाग, यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग है। इसमें कितनी वर्षा होती है? 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पश्चिम भाग है जो अपना राजस्थान में थार का मरुस्थल है ना, इसके कुछ भाग में तो 10 सेंटीमीटर भी औसत वर्षा नहीं होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम है पश्चिमी क्षेत्र में, शुष्क जो क्षेत्र है। दक्षिण पठार के आंतरिक भाग एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? अब देखो दक्षिण पठार के आंतरिक भाग, ये देखो इसमें कल भी मैंने तुम्हें बताया था ना, इस भाग में कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यह इसका वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है इसका? वृष्टि छाया क्षेत्र, वहां पर यह अधिक बारिश इधर इनमें आएगी, ये लगभग इधर इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। यह क्षेत्र है ना, यह इनका वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, इनसे ऐसे भी निकल जाती है, तो यहाँ पर वर्षा कम होती है। अब कम कितनी होती है? देखो जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता, ये भिन्नता है, वो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात का कच्छ भाग और पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश अधिक पाए जाते हैं। अतः वर्षा क्षेत्र में बाढ़ें आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। अब देखो अपन ने पढ़ा सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट और यहाँ ये पूर्वी पहाड़ियां हैं, इनमें होती है गारो खासी जयंती पहाड़ियां के बीच में मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है ना। अब इसका ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, इधर ये मरुस्थलीय भाग है और ये इधर तक यहाँ पे आते ये जम्मू कश्मीर है और ये पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, ये यूपी का कुछ भाग यह सूखे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इनकी पवनें जो आती है ना, इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। कल भी मैंने बताया था तुम्हें, तो इसलिए अभी कुछ जगह हिम के रूप में, ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनमें हिम के रूप में वर्षा होती है। अब कुछ जगह बाढ़ आती है। बाढ़ किन क्षेत्रों में आती है? जैसे अपन हर बार सुनते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, इनमें अधिक नदियां जो 12 मासी नदियां हैं ना, उनमें मानसून आ जाता है तो फिर उनमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उनसे बाढ़ से भी नुकसान हो जाता है और सूखा। अब इससे अपन को पता चलता है कि वर्षा का वितरण भारत में
असमान है। असमान किस प्रकार से है, मैंने अभी बताया, पश्चिमी तट पर और ये पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियां उनमें अधिक वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर की। अब अपन ने राजस्थान में पढ़ा कि यहाँ पर 60 सेंटीमीटर भी औसत वर्षा नहीं है, और ये जो दक्षिण का ये पठार है इसके लिए आंतरिक भाग में यह वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है ना, ये क्योंकि ये जो पवनें आती हैं यहाँ पर अपनी आर्द्रता सारी इन पहाड़ों से टकरा कर यह खूब वर्षा करती है, और इनसे फिर जब इन पहाड़ को क्रॉस करती हैं तो इनमें आर्द्रता की कमी के कारण यहाँ पर यह वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। अभी बताया था ना मैंने कल। अब ये तो हो गया वर्षा का वितरण, अपन ने पढ़ लिया। अब है यह इस लेसन में देखो इंपॉर्टेंट यही था, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जलवायु और मौसम में अंतर, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे अपन ने। फिर ऋतुएं पढ़ी है अपन ने, ऋतुओं में चारों का वर्णन किया अपन ने, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, उसमें वायुदाब, तापमान, पवनों की दिशा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद अपन ने पढ़ा है वर्षा का वितरण, मानसून का आगमन और वापसी। उसके बाद वर्षा का वितरण असमान रूप से, कहीं पे ज्यादा वर्षा होती है, कहीं पे कम वर्षा होती है। मैप के द्वारा भी आपको ये समझा दिया है मैंने लगभग। इसके अलावा आपकी बुक में भी मैप दे रखा है, वो वर्षा का वितरण देख लेना, ठीक है। अब आगे है मानसून एकता का परिचय। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भाग में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। अब जो अपन ने भौतिक प्रदेश पहले पढ़े थे ना भारतीय, तो इधर पढ़ा था अपन ने कि यहाँ पर यह हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत क्या करता है कि सर्दियों में ऊंचे अक्षांशों में, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ऊंचे अक्षांशों में तापमान कम होता जाता है, जो जो ऊंचाई में जाएंगे ना ऊंचे अक्षांशों में, तो यहाँ से आने वाली पवनों को सर्दियों में अत्यधिक ठंडी पवनें जो इधर से आती हैं उनको ये हिमालय पर्वत की ऊंचाई अधिक होने से, सबसे ऊंची चोटी है ना विश्व की, तो ऊंचाई है ये पर्वत, तो ये इन पवनों को रोक लेता है और यहाँ का तापमान सामान्य बना रहता है, नहीं तो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा यहाँ का तापमान। इसी प्रकार प्रायद्वीप पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है, ये मैंने तुम्हें कल समझा दिया था। अब है संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी मानसून लेके चारों ओर घूम रही है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसून पवनें हमें जल प्रदान करती हैं, कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं, संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया गया है। इससे हमें बताया गया है कि अपने भारत की जो भौगोलिक स्थिति है यह विपरीत होते हुए भी भारत में असमानता पाई जाती है। जैसे पूरे भारत मानसून का आगमन का वेट करता है, इंतजार करता है, क्योंकि मानसून से वहाँ की कृषि कार्य और जो तीज त्योहार ये सारे इन्हीं से प्रभावित होते हैं। अब देखो उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर मैंने बताया था पानी का तापमान न ज्यादा कम होता है, तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यहाँ न अधिक ठंड पड़ती है न अधिक गर्मी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने ये जलवायु का लेसन पढ़ लिया है। अब अपन कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ